हेलो बच्चों, मैं हूं सुशील और मैं स्वागत कर रहा हूं लर्निंग 5 की ओर से। और आज की वीडियो में लाया हूं बैलेंस शीट जो हमारा टॉपिक है और गैर व्यापारिक संस्थाओं की ये वित्तीय स्थिति जानने का तरीका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी आने वाली प्रॉब्लम्स जो हमारे बच्चे स्टूडेंट या बनाने के लिए कोई भी कंफ्यूज हो जाता है और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटे छोटे क्लू दूंगा और उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आपने छोटी बातों का ध्यान दिया तो बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आज की वीडियो में लाया हूं आर्थिक स्थिति पर, बैलेंस शीट पर। और हर एनपीओ या गैर व्यापारिक संस्थाएं या व्यापारिक संस्थाएं सभी बनाती हैं आर्थिक स्थिति, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वित्तीय स्थिति कैसी है और कितनी असेट्स हैं और उनका डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाएं भी बैलेंस शीट बना रही है दो। अब दो क्यों बन रही भाई? देखिए, इनके लिए कोई कैपिटल फंड तो नहीं होता है, तो वो कैपिटल फंड प्रिपेयर करने के लिए उनके पास बिफोर एडजस्टमेंट के पहले जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो होती है ओपनिंग बैलेंस शीट या कैपिटल फंड बैलेंस शीट। उसका डेट हमेशा चेंज होता है और वो हमेशा प्रिपेयर करते हैं 1 अप्रैल, या आपका सन कोई भी चेंज हो सकता है, वो 1 अप्रैल को ही प्रिपेयर की जाती है। या आपका जो यहाँ पे डेट दिया गया है उस डेट के हिसाब से आपके आइटम बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट में या क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो बैलेंस शीट दी जाती है पहले से जो हमारे आइटम दिए गए हैं, जैसे कैश इन हैंड, ये रिसीव्स एंड पेमेंट में सबसे पहला नंबर 2 साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई एडवांस पैसा मिल चुका है, वो पैसा आपने पेमेंट किया है, तो वो पैसा आपको यहाँ दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे रेंट एडवांस पेड किया, ठीक है, या इंश्योरेंस एडवांस आपने पेमेंट किया, म्युनिसिपल टैक्स एडवांस पेमेंट किया, तो वो पेमेंट एडवांस पेड के नाम से आता है। अच्छा, एक्रूड इनकम, जब कोई भी इनकम मिलनी बाकी है, जैसे इंटरेस्ट आपको मिलना बाकी है या आपको यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शंस मिलना बाकी है चंदे का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्रूड के नाम से डिनोट होती हैं। अच्छा, अब आता है असेट्स। ये असेट्स वो वैल्यू है जो बिफोर एडजस्टमेंट दिखाते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं होता है। बाहर बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर कौन असेट्स दिखाएंगे, एडजस्टमेंट के बाद दिखाएंगे या पहले दिखाएंगे। तो बेटा उसमें कंफ्यूज मत होना, जो बुक वैल्यू होती है 1 तारीख में वही बुक वैल्यू यहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में अगर हमारे लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शंस एडवांस मिल चुका है तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद अगर डोनेशन है स्पेशल, तो वो है अगर 1 तारीख वाले ही तभी यहाँ पर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। 1 अप्रैल के डोनेशन जितने होते हैं वो पहले के होते हैं, इसलिए स्पेशल या सिंपल जो भी आपके पास है वो यहाँ आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग जैसे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, या कोई भी पेमेंट हो गया, रेंट का कुछ भी देना बाकी रह गया, वो यहाँ पर वैल्यू होती है। अब बेटा इसके बाद में असेट्स की वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हम यहाँ जो हमारा आइटम है इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो पैसा बचेगा वो होता है कैपिटल फंड। ठीक है, यही बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल फंड होता है। उसे हम करेंट ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नाम से सॉर्ट करेंगे। ठीक, अगर उसमें सरप्लस की वैल्यू होती है इन रिसीव्स एंड पेमेंट में, सॉरी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर सरप्लस होता है तो यहाँ पर प्लस किया जाएगा और डेफिशिएट होता है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारा नेट कैपिटल फंड करेंट ईयर का एंडिंग टाइम में या अंतिम वर्ष के टाइम में मिल जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पर आइटम थे वो सारे आइटम यहीं पर आएंगे, लेकिन ये आइटम जितने भी आएंगे वो सारे एडजस्टमेंट के बाद आएंगे। अब इसमें कैश, देखिए स्टार्टिंग कहीं से भी करिए आप, चाहे लायबिलिटी के जरिए या एसेट्स करिए, आइटम आपको सारे दिखाने हैं, चाहे वो आपके प्रीवियस के हो या करंट के हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, करंट जो आपका कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया है, ये रिसीव्स एंड पेमेंट के एंडिंग में क्लोजिंग वैल्यू होती है, जो बाई बैलेंस बीडी के नाम से, सॉरी सीडी के नाम से सॉर्ट होता है। वो बैलेंसिंग फिगर हमारा
कैश होता है करंट ईयर का। उसके बाद एडवांस पेड किया गया है पैसा, वो भी यहाँ पे सॉर्ट किया जाएगा अगर एडजस्टमेंट में दिखाया गया है तो, ठीक है ना। अच्छा, एक्रूड इनकम, अगर कोई इनकम मिलनी बाकी है, जैसे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शंस मिलना बाकी हो गया, रेंट मिलना बाकी हो गया, कमीशन मिलना बाकी हो गया, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद असेट्स। अब असेट्स में हमारे पास जो प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। बुक्स, देखिए जो एनजीओ है उनके पास सही सारी चीज़ें असेट्स होती हैं। अगर कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ परचेज कर रहे हैं तो वो प्लस कर दिया जाएगा। प्लस करने के बाद में डेप्रिसिएशन को घटा देता है। तो ये नेट वैल्यू करंट ईयर की एंड वैल्यू होती है, वो असेट्स की वैल्यूज देखी जाती है। अब असेट्स मैंने एक पर्टिकुलर कोई नाम दिया नहीं है, मैंने इसमें बस साफ बताया बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, मशीन भी है, बुक्स भी हैं, यूटेंसिल्स भी हैं, बर्तन भी हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके जस्ट अपोजिट यही चीज़ होती है कि अगर असेट्स दिया गया है और उसमें से कोई भी आइटम निकाल के सोल्ड कर दिया जाए तो उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं। देन उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद भी दिखाया जाता है। तो ये हो गया आपका असेट साइड, ठीक है। भी जो बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं वो मैक्सिमम असेट साइड में ही कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल फंड मिल गया तो लायबिलिटी में सॉर्ट कर दिया, मैच कर जाता है, लेकिन असेट्स सबसे टिपिकल काम होता है जिसमें आपके सारे पार्ट में कोई ना कोई एडजस्टमेंट दे दी गई है तो कंफ्यूजन बढ़ा देता है। अच्छा, इसमें सिंपल क्या है भाई, लायबिलिटीज में हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शंस मिल गया, वो आपका 2021 दिया है तो आपको इसमें मिलेगा 2022 का, तो वो आपका लायबिलिटी में आ गया, और अगर 2021 का है तो वो असेट्स में आता है, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री फीस ये एडजस्टमेंट में दिया जाएगा कि अगर कैपिटलिज है, कैपिटल नेचर का है तो वो आपका लायबिलिटी में, ऑन द अदर हैंड इसके अलावा ये इनकम मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब है लाइफ मेंबर फी। ये लाइफ मेंबर फी है, ये वर्ष में सिर्फ एक बार प्राप्त होती है या एक व्यक्ति से पूरे जीवन काल में एक बार मिलता है, इसलिए लायबिलिटी होती है। अब आता है डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। अब टूर्नामेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, या अदर कोई ऐसे फंड हो जो स्पेशल वर्ग के लिए हो, बिल्डिंग फंड हो गया, तो वो सारे फंड जो है स्पेशल होते हैं, वो लायबिलिटी ऑलवेज सॉर्ट होते हैं। उसमें से अगर कोई खर्चा किया जाता है, एक्सपेंसेस किए जाते हैं या रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट। अब छोटे छोटे जो पैसे एक्स्ट्रा एडिशनल बैंक से ले लिए जाते हैं और उन्हें समय पे पेमेंट नहीं करते हो तो लायबिलिटी के रूप में उनको दिखा देता है। अच्छा, अब आता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर कभी भी लोन पर या किसी भी बाहर की व्यक्ति से लिया गया पैसा उस पर ब्याज समय पर नहीं देते हैं तो उसे आउटस्टैंडिंग लोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका लोन पे इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये आइटम है जो डिनोट होते हैं आपके एडजस्टमेंट में, ठीक है, और प्लस आपके इनका रिसीप्ट एंड पेमेंट में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये दो बैलेंस शीट बनती हैं, कंपेयर जो हमारा करंट टाइम का बनना होता है उसमें डेट लिखी जाती है, डेट के हिसाब से, क्योंकि डेट हमारे खास होती है, ठीक है। ये आपका जो होता है क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग की डेट दी जाती है, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। दो बैलेंस शीट इसलिए बनाई है कि ओपनिंग बनती है कैपिटल फंड के लिए और क्लोजिंग बनती है हमारी करंट ईयर स्थिति पोजीशन जानने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट का पोर्शन है जिसमें मैंने आपको बताया है, और अगर आपको इसमें अभी कोई कंफ्यूजन होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, ठीक है।